हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आप सब मेरी बात सुनेंगे, आप सब मेरी बात सुनेंगे बेटा। हम सब ऑडिट एंड ऑडिटर में कहानी को आज आगे बढ़ाएंगे और आज हम जो करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट का नाम है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आज जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। और रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप सबको आना पड़ेगा पेज नंबर 10.5 या 6 पर। देखो 10.5 या 6 पर, जहां पर भी आपकी बुक में आ रहा है, 5 पर आ रहा है, 10.5 पर आपको एक कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा रोटेशन ऑफ ऑडिटर का। दिख गया? चलो स्टार्ट करें कॉन्सेप्ट। हाँ जी, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें आज का। तो आप सब पेज नंबर 10.5 पर आ ही गए हैं, आप सब पेज नंबर 10.5 पर आ ही गए हैं। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, है ना। तो आप सब पेज नंबर 10.5 पर या 10.6 पर, जहां आपका मन माने, ठीक है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं। 10.5 या 10.6 पर जहां मर्जी हेडिंग बना सकते हैं और हेडिंग का नाम क्या है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपके साथ एक बंदा जो है आपका बचपन का दोस्त है, चलो एक आपका दोस्त है, बचपन का दोस्त है, बचपन से आप उसे जानते हैं, तो क्या आप उसके बारे में, क्या आप उसके बारे में दुनिया को पब्लिकली गलत बोलेंगे? ये तो फिर आप अपनी भड़ास निकाल रहे हैं ना। वैसे वैसे बताओ, पब्लिकली एक बंदा, अच्छा एक सारी बातें छोड़ो, आप अपने पेरेंट्स के बारे में पब्लिकली कुछ बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे यार? उनके साथ एक रिश्ता है, यानी जहां हमारा एक रिश्ता होता है वहां पर हम पब्लिकली उनके बारे में नहीं बोलते। इसी को ना, इसी को ऑडिट में क्या कहा जाता है वो मैं आपको बताता हूं, फिर आगे आपसे बात करेंगे। आप सारे बच्चे इधर जरूर ध्यान देना। इसी बात को ऑडिट में क्या कहा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। हम सब कहते हैं कि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। हम सब कहते हैं ऑडिटर हमेशा क्या होना चाहिए, एक लेकिन उसकी इंडिपेंडेंस को लेकर कई बार खतरा क्रिएट हो जाता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता। मैं ऑडिट के पॉइंट से लिंक कर रहा हूं क्योंकि वो भी तो हमें पढ़नी ही है ना। तो मैंने कहा ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट था ना ये। और इंडिपेंडेंस को लेकर उसको कुछ खतरे होते हैं जो वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज करे गए। तो ये टोटल 5 तरह के खतरे होते हैं, यानी ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता इन 5 वजहों से। और उनमें से एक वजह होती है फैमिलियरिटी थ्रेट। कई बारी ऑडिटर का क्लाइंट के साथ कुछ इस तरीके का रिश्ता बन जाता है कि उसको ओपिनियन देते वक्त सिंपैथी दिखा रहा होता है वो क्लाइंट के बिजनेस का, मतलब वो सच्चाई नहीं बता रहा, एक सिंपैथी, क्योंकि उसका उसके साथ क्या बन गया है, बॉन्डिंग बन गया, एक रिलेशन बन गया है। तो यानी एक वन ऑफ द थिंग क्या है कि अगर ऑडिटर का क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा क्लाइंट के साथ काफी लंबे समय तक, तो होगा क्या, फिर ऑडिटर क्लाइंट के ऊपर सिंपैथी दिखाएगा और अपना इंडिपेंडेंट तरीके से ऑडिट रिपोर्ट बनाकर नहीं देगा। बोलो यस और नो। इसलिए देखो ऑडिट में भी मैं आपको करवाऊंगा, इसलिए ही कौन सा कॉन्सेप्ट लॉन्च करा गया, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ताकि ये फैमिलियरिटी थ्रेट ऑडिटर को फेस ना करना पड़े। इसके लिए ही कॉन्सेप्ट बना गया कौन सा,
रोटेशन ऑफ ऑडिटर। देखो ऑडिट में भी इसकी रेफरेंस है। बोलो पॉइंट समझ आ रहा है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं? तो सर फिर ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर होता क्या है, जरा सुनना। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे टर्म एंड टेन्योर्स। अच्छा, इसका सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 2, 3, 4। सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 2, 3, 4। सब सेक्शन 2, 3, 4। क्या नाम है इसका? टर्म एंड टेन्योर। टर्म एंड टेन्योर, इसके बारे में आपके साथ कुछ बातें करते हैं। देखो आप खुद ही कहोगे यार ये जो रिश्ता बनने वाला डर था ना वो खत्म हो जाएगा। देखो क्या हुआ जरा सुनो। अगर आप कोई इंडिविजुअल हैं, आप कोई इंडिविजुअल हैं प्लस साथ में सीए प्लस सीओपी भी हैं और आप किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, आप किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, तो आप जरा सुनना स्टार्ट करना। आप जरा सुनना स्टार्ट करना। लॉ कहता है अगर आपने किसी का 5 इयर्स तक ऑडिट कर लिया, अगर आपने किसी का 5 ईयर तक ऑडिट कर लिया, तो अब आप सेम क्लाइंट का अगले 5 साल तक ऑडिट मत करना। आपका स्टार्ट हो गया कूलिंग ऑफ पीरियड। क्या स्टार्ट हो गया है? कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड। ठंड रख, है ना, और स्प्राइट पी। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब अब अगले 5 साल तक आप इसका ऑडिट नहीं कर सकते। फिर जब ये 5 साल मतलब अब आप 6 से लेकर कब तक इस सेम कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर 11 से लेकर 15 तक दोबारा क्या कर सकते हो? ऑडिट। फिर 16 to 20 में आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? बोलो आपको पॉइंट समझ आ रहे हैं? सर इससे क्या होगा? एक बात बताओ, एक बंदा, चलो सारी बातें छोड़ो, आपके स्कूल फ्रेंड से मिले हुए आपको कितना टाइम हो गया? 1 साल, 2 साल, काफी साल। मतलब तुम क्या भगवान से भी 2 साल बड़े हो क्या? कह रहे काफी साल। बताओ जरा सुनना। अब मैं आपको एक बात सिखाना चाह रहा हूं इसके थ्रू, आप मेरी बात सुनो, आपको समझ आएगी बात। मैं इसके थ्रू आपको एक बात सिखाना चाह रहा हूं। देखो आपके क्लास में इतने सारे बच्चे पढ़ते थे आपके साथ, धीरे धीरे आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। यस और नो? मतलब उस समय पे जो उनकी आपकी बॉन्डिंग थी, आज वो बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि गैप आ गया टाइम का। उसे बॉन्डिंग नहीं, उसे उधार कहते हैं। सही कह रहे हो आप, ज्यादा हो गया पहले से। वो ढूंढ रहे हैं तुम्हें। नहीं, बिल्कुल इनकी कोई बात गलत नहीं है, बॉन्डिंग बढ़ जाती है लेकिन उधार के साथ साथ। पॉइंट जरा सुनना। एक ना जीवन का रूल है, जो आपके बचपन के दोस्त थे या जो आपके स्कूल के फ्रेंड्स थे, वो धीरे धीरे आपसे दूर होते जा रहे ड्यू टू टाइम। और इतना रिश्ता भी अब वो वाली बात नहीं है। पहले तो आप बोलते थे जब आपकी फेयरवेल हो रही होती थी 12th में, तू जो रूठा तो कौन, और आज क्या तो मेरे को क्या करना है, होता रूठता रहे। क्योंकि एक गैप आ गया ना, यही है। जब गैप आ जाता है ना, आज बेटा, जब गैप आ जाता है ना बेटा, तो उससे क्या होता है, रिश्ता जो है वो जो बात बननी चाहिए थी वो टूट गई बीच के। 5 साल तक वो आपको मिलेगा ही नहीं, तो 5 साल बाद जब वो दोबारा आएगा ना, तो वो चीज नहीं आ पाएगी जो अगर रेगुलरिटी में रहता तो रहती। समझ रहे हो? फैमिलियरिटी थ्रेट का डर खत्म हो गया। आपको पॉइंट समझ आना स्टार्ट हो रहा है? 5 साल ऑडिट करो, 5 साल इनसे मिलो ही मत, फिर 5 साल ऑडिट करो, फिर 5 साल मिलो ही मत। तो इससे क्या होगा, 5 साल के गैप के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो आप अभी भी जब रिश्ता बन ही नहीं पाएगा, हमने बनने ही नहीं देते रिश्ता, हर 5 साल बाद आपका रिश्ता तोड़वा देते हैं। फिर अरे वो वाला नहीं, मतलब पॉइंट समझ रहे आप? तो हाँ जी,
तो यानी एक सीए को क्या कहा गया, अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो आप 1 टर्म ऑफ कॉन्सिक्यूटिव 5 फाइनेंशियल ईयर तक का ऑडिट करो, फिर अगले 5 साल आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, कूलिंग ऑफ पीरियड। सिमिलरली अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म है, सिमिलरली अगर कोई आप पार्टनरशिप फर्म है इंक्लूडिंग एलएलपी, तो आप क्या कर सकते हो, 0 to 5 ईयर्स तक आपने ऑडिट करा, आप अगले 5 साल और ऑडिट कर सकते हो। और अब आपका 11 to 15 में स्टार्ट होगा क्या, कूलिंग ऑफ पीरियड। रोटेशन, रोटेट करते रहेंगे, कभी तेरी बारी कभी किसी और की बारी, हमेशा तेरी बारी नहीं चलेगी इसके अंदर ऑडिट की, कभी तेरी टर्न आएगी तो कभी उसकी टर्न आएगी, रोटेट करते रहेंगे ना, समझ आ रहा है आपको। फिर आगे ऐसी 16 to 20 में आप ऑडिट कर पाओगे, और अगर आपको रीअपॉइंट कर लिया जाता है तो 21 से लेकर 25 में भी आप क्या कर पाओगे, ऑडिट। फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या, कूलिंग ऑफ पीरियड। फिर आपका स्टार्ट होगा बच्चे क्या, कूलिंग ऑफ पीरियड। क्या आपको बातें समझ आनी स्टार्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं? हाँ जी, कॉन्सेप्ट समझ आना स्टार्ट हुआ? तो फर्स्ट पॉइंट आपको टर्म एंड टेन्योर समझ आना स्टार्ट हो गया। तो इंडिविजुअल का हो गया 5 और इनका क्या हो गया 5+। वेरी गुड, बेकार बात। ये कह रहे हैं इकट्ठे 10 नहीं लिख सकते, इस 5 के बाद दोबारा 5 मिलेंगे या नहीं वो तो डिपेंड करता है कि हमें रीअपॉइंट, हम एलिजिबल रहेंगे, इसलिए 5+5 10 नहीं। आप मैथ्स ऑनर्स करें। आपने मुझसे लॉ पढ़ी है फाउंडेशन में? नहीं तो फिर ये भी वही बताता, एग्रीमेंट से ज्यादा वाइडर टर्म कॉन्ट्रैक्ट होती है। याद आया आपको बचपन की बात? चलो, फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया आपको, टर्म एंड टेन्योर। सेकंड क्वेश्चन जो उठता है वो यही उठता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्या सभी कंपनीज पे लगता है या कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंपनियां उन्हीं पे ही लगता है। तो सेकंड पॉइंट आपको बनाना है एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। फर्स्ट पॉइंट आपने टर्म एंड टेन्योर बना लिया, सेकंड पॉइंट आप मेरे साथ बना रहे हैं क्या, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ये एप्लीकेबिलिटी का स्पेसिफिक सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर कह रही है, जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का क्या है कॉन्सेप्ट, ये कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं लगता, वो हमें पढ़ना है। एप्लीकेबल और दूसरी तरफ नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल और दूसरी तरफ नॉट एप्लीकेबल। कह रहे हैं जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट है वो कुछ जगहों पर लगता है और कुछ जगहों पर नहीं लगता। तो सवाल अब सबसे पहला यही उठता है, ये किस किस पर नहीं लगता, पहले वो कर लेते हैं। तो लिखना जरा, पहला ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी, दूसरा स्मॉल कंपनी,
यानी ये कॉन्सेप्ट किस किस पर नहीं लगता, पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं ना, ओपीसी पे नहीं लगता और स्मॉल कंपनी पे नहीं लगता। अब अगला सवाल क्या हो गया, किस पर लगता है? बताओ, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। उसमें आगे बेटा पहली ऑर्गेनाइजेशन आ गई लिस्टेड, 4 आएंगी, 4 ध्यान रखना, 4 झूले लटकाएंगे इस पे, ठीक है ना। तो कह रहे रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट किस पर लगता है? तो बेटा अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपकी कंपनीज में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इंडिविजुअल 5 और फर्म 5+5, और उसके बाद उनका क्या स्टार्ट होगा, कूलिंग ऑफ पीरियड। बोलो कॉन्सेप्ट समझ आना स्टार्ट हुआ? तो पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी लिस्टेड कंपनी। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, एक बार आण दो, अगर आप कौन है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है बच्चे, और आपकी पेड अप शेयर कैपिटल, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ या उससे, 10 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, बोलना पड़ेगा, अगर आप और आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपकी कंपनी पर भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तीसरा, अगर आप कौन है, प्राइवेट कंपनी, बोलना पड़ेगा, अगर आप कौन है और आपकी पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आप पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आप पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या आपको 3 बातें अभी तक की समझ आई हैं? आपको 3 बातें अभी तक की समझ आई हैं? क्या क्या आई है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे लगेगा और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं लगेगा। और जहां मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट लगेगा, तो उसके अंदर पहला क्या आ गया, लिस्टेड कंपनी, दूसरा क्या आ गया, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर या मोरनी, दिल की बात नहीं बताते बीच बीच में, सिर्फ यहां पर कौन है, मोर, नॉट। सिमिलरली प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी पर भी लग जाएगा, अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, 10 करोड़ और 50 करोड़ और मोर, नॉट ओनली मोर, ठीक है जी। अच्छा अगली बात करते हैं वो सारी कंपनीज जिनकी बोरोइंग्स, वो सारी कंपनी जिनकी क्या 50 करोड़ और मोर है, मोरनी नहीं, ओनली मोर लिखो। यानी ऑल कंपनीज जिनकी बोरोइंग 50 करोड़ और ये दिल मांगे मोर। तो क्या आपको 2 बातें समझ आनी स्टार्ट हुई हैं? थर्ड पॉइंट का नाम है कॉमन पार्टनर। चले कॉमन पार्टनर पे बात। बेटा तब तक तो अगर आप पहले दिन से लिस्टेड है देन, हाँ वो तो है, वो तो वही है। कॉमन पार्टनर्स, आओ जरा बात करते हैं कॉमन पार्टनर के लेकर। लेट सपोज एक सीए फर्म है जिसका नाम है ब्लू आइज।
चलो, एक सीए फर्म है जिनका नाम है ब्लू आइज, और इसके अंदर 3 पार्टनर मान लेते हैं। कौन कौन है? एक्स की बात ना हो तो काम ही नहीं चलता, वाई और जेड, ये तीनों सीए प्लस सीओपी है, यानी ये एक सीए फर्म है, ये एक सीए फर्म है जिसके अंदर 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड। अच्छा, एक कंपनी है योयो लिमिटेड, ठीक है ना। अच्छा, ब्लू आइज सीए फर्म ऑलरेडी पिछले 10 साल से इनका ऑडिट कर रही थी, यानी वो 5+5 अपना क्या कर चुकी है? कंप्लीट कर चुकी है। तो बताओ अब उसका क्या स्टार्ट हो जाएगा? फॉर हाउ मेनी ईयर्स? हाँ, तो अब ये वाली फर्म जो ब्लू आइज है वो क्या है? डिसक्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट। यहां तक का पॉइंट समझ आया आपको? ठीक से। एक और फर्म है ब्राउन रंग, और उसके अंदर 2 पार्टनर कौन है? पी क्यू एक्स, पी क्यू एक्स। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? अब एक बात बताओ, ये वाली भी सीए फर्म है, ये कह रही है हम कर देते हैं इसका ऑडिट, योयो लिमिटेड का। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या योयो लिमिटेड का ऑडिट ब्राउन रंग को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या कह रहे हो? नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक्स कॉमन पार्टनर है, आप कह रहे हो एक्स क्या है? एक्स कॉमन है? आप ज्यादा सोच रहे हैं, नहीं आप तो बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं। 2nd फ्लोर पे बैठकर उचिया ने गल्ला तेरे यार दिया है। चलो, तो एक्स यहां भी है और एक्स यहां भी है, तो अगर हमने 10 साल का ऑडिट इनको वैसे दे रखा था, अगर हमने इस फर्म को भी अलाउड कर दिया तो उससे क्या होगा? एक्स अब यहां इस वाली फर्म के थ्रू जाकर ऑडिट कर लेगा, तो यानी वो जो हम कनेक्शन तोड़ना चाहते थे 5 साल तक का, वो टूट। तो इसलिए कॉमन पार्टनर होने की वजह से ये फर्म भी क्या हो जाएगी? डिसक्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट। बोलो, पॉइंट समझ आना स्टार्ट हुआ या नहीं? यानी ये फर्म भी हो जाएगी क्या? डिसक्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। हाँ जी, 3 पॉइंट समझ आ गया आपको? कोई नहीं, आराम से नोट करो। चले आगे, पॉइंट नंबर 4 की बात करें आपके साथ। चलो, ये जो सारी चीजें मैं करा रहा हूं, ये आपके कभी ना कभी क्वेश्चन बनकर भी आए हैं। ये जो मैं आपको करा रहा हूं बच्चे, ये कभी ना कभी आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनकर भी आए हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, जैसे ये कॉन्सेप्ट ओवर होगा हम इसके सारे कॉन्सेप्ट वगैरह आपके साथ डिस्कस भी कर लेंगे, क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, पॉइंट नंबर 4 की, सॉरी। लेट सपोज एक फर्म है दिलबर, ठीक है जी, एक सीए फर्म, हाँ वो मुझे पता है, तुम्हारे होश अभी ठिकाने लाता हूं। ये एक सीए फर्म है, ठीक है ना, दिलबर, ठीक है ना, दिलबर एंड दिलबर। चलो जी, अच्छा, ये ऑलरेडी जो है ना एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, लेट सपोज हाई गर्मी लिमिटेड। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? उसका 5+5 ईयर कंप्लीट कर चुकी है, यानी ये सीए फर्म यहां पर कितना कंप्लीट कर चुकी है? 5+5, यानी ये सीए फर्म अब क्या है? डिसक्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, इस सीए फर्म में 3 पार्टनर है, कौन कौन?
एक्स वाई और जेड। अब बताओ बेटा, ये तो फर्म 10 साल के बाद अगले 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड हो ही गई है। अब एक्स ना ये फर्म से रिटायर होकर, एक्स इस फर्म से रिटायर होकर क्या करता है, एक दूसरी फर्म ज्वाइन कर लेता है। कौन सी? लेट्स सपोज कैसी सी बातें कर रहे हो? चलो मेरे को भी सॉन्ग बुलवा दिया कोई। चलो, नाच मेरी, ये भी क्या है, एक सीए फर्म। पॉइंट जरा सुनना है, एक्स ने ये फर्म छोड़कर ये फर्म ज्वाइन कर ली। अब बताओ बेटा, ये जो फर्म है नाच मेरी रानी, बस कर कहीं तू आ जाए यहां पर है हाँ बस इतने में इतना ही आता, वापिस आओ। मेरा आपसे एक सवाल है, हाँ जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इस नाच मेरी रानी वाली फर्म को जो ज्वाइन करा गया है, क्या वो उसको ऑडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये सेम क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, अभी आप पढ़ोगे ना जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये भी क्या होगे, डिस्क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट। क्या आपको 4 पॉइंट समझ आ चुके हैं? इसकी हेडिंग ऐसी नहीं है, नॉर्मल है, रिटायर एंड ज्वाइन बना लो, बनानी है तो। चलो 5th पॉइंट करते हैं, अब आपके साथ 5th पॉइंट डिस्कस करते हैं। करें जरा 5th पॉइंट डिस्कस आपके साथ। सेम नेटवर्क, सेम नेटवर्क। देखो 4th का कोई नाम नहीं है, आपने अपनी तरफ से नाम देना है तो दे दो, वैसे कोई नाम नहीं है, वो तो केस था, मैंने करवा दिया आपको। रिटायर्ड एंड ज्वाइन कर लो, अगर आपका मन करना है यही लिख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाम है नहीं। चलिए अगला पॉइंट करें, सेम नेटवर्क की बात करते हैं। बेटा ये जो बड़ी बड़ी सीए फर्म्स होती हैं, इनको बहुत काम मिलता है, ये जो बिग 4 वगैरह है ना, इनको बहुत सारे काम मिलता है बेटा, लेकिन ये सारा काम खुद नहीं कर पाती, ये सारा काम खुद नहीं कर पाती। इनके साथ बहुत सारी सीए फर्म्स अटैच्ड होती हैं, जिनको ये असाइनमेंट बेसिस पर काम दे देते हैं, करते वही हैं, अल्टीमेट स्टैंप ये अपनी लगवा देते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो इस तरह की जो फर्म, जो आपकी सीए फर्म्स का एक नेटवर्क बना हुआ है, उनके बारे में यहां पर एक बात करी हुई है। तो बहुत ज्यादा सीए फर्म्स में क्या होता है, नेटवर्क होता है। जैसे लेट सपोज ये है पीडब्ल्यूसी, पीडब्ल्यूसी से काफी सारी फर्म्स कनेक्टेड है। लेट सपोज एक होगी एबीसी, एक होगी पीक्यूआर, एक होगी एमएनओ और एक हो गया एक्सवाईजेड। ये सारी सीए फर्म्स हैं और ये कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड है, पीडब्ल्यूसी से कनेक्टेड है। तो इन सबको मैं कहूंगा सेम नेटवर्क, इन सारी फर्म्स को मैं क्या कहूंगा, ये आ रही है अंडर द सेम नेटवर्क। ये आ रही है अंडर द सेम नेटवर्क, ठीक से। अब जरा सुनना, हुआ क्या, एक मान लेते एक कंपनी है जिसका नाम है 7 समुंदर। बेटा जिस हिसाब से तो पीछे आया ना तेरे को मार पड़ेगी, इतनी हैवी आवाज में कोई पीछे आ जाए वैसी मार पड़ जाती है। चलो, एक कंपनी है 7 समुंदर लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, XYZ सीए फर्म,
XYZ CA फर्म जो है इसका क्या कर रही थी, ऑडिट कर रही थी। XYZ CA फर्म क्या कर रही थी, इसका ऑडिट। तो 5+5 कंप्लीट हो चुके हैं, यानी XYZ CA फर्म तो डिस्क्वालिफाइड है फॉर नेक्स्ट, ये तो डिस्क्वालिफाइड है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। बिल्कुल सही जवाब। अब मेरा आपसे एक सवाल है, MNO को 7 समुंदर लिमिटेड जो है उसका ऑडिट मिल जाना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये कह रहे हैं ये MNO क्या है, क्वालिफाइड है। तो जवाब एकदम गलत है, ये भी क्या है, ये तो वही वाली बात होगी, आपके घर में आपको काम मिलना था तो आपको मिल नहीं पा रहा था, तो आपने क्या करा, अपने भाई के नाम से काम ले लिया। सेम नेटवर्क, एक ही घर के तो बंदे हो गए तुम, फिर वो रिलेशन टूट थोड़ा ना पाया, कभी ना कभी तो कनेक्शन जुड़ा ही रहेगा। हम तो क्या करना चाहते हैं, फैमिलियरिटी थ्रेड जो इंडिपेंडेंस को हो सकते हैं वो नहीं बनने देना चाहते। तो देयरफॉर एक लाइन बोल रहा हूं, वो आप जरा सुनना, इनकमिंग फर्म और आउटगोइंग फर्म, इनकमिंग फर्म और सेम नेटवर्क से नहीं होनी चाहिए। इनकमिंग फर्म और आउटगोइंग फर्म सेम नेटवर्क से अगर है तो फिर वो डिस्क्वालिफाइड है। समझ आ रहा है बच्चे? तो मैंने यहां पर MNO के साथ में और भी क्या हो सकती है, मान लेते हैं PWC भी हो सकती है, और कौन सी भी हो सकती है, ABC भी हो सकती है, और कौन सी हो सकती है, ये सारी क्या है, डिस्क्वालिफाइड। ये सभी क्या है, डिस्क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट। समझ आ गया यहां तक का पॉइंट? ये डिस्क्वालिफाइड है फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। क्यों डिस्क्वालिफाइड है? क्योंकि ड्यू टू सेम नेटवर्क। मतलब आप इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव समझो, हमें बीच में कनेक्शन तोड़वाना ही है, यानी ये सेक्शन इज जस्ट लाइक गली की चाची, रिश्ता तोड़वा के ही मानेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? पॉइंट नंबर अगला कौन सा बनेगा? RRR। तो पहले R से आ गया, फर्स्ट R की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका मतलब होता है रिमूवल। फर्स्ट R का मतलब क्या होता है? सेकंड R का मतलब क्या होता है? रेजिग्नेशन। और इसका होता है रोटेशन। क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं रिमूवल और रेजिग्नेशन के कॉन्सेप्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किससे? रोटेशन से। समझ आ रहा है? मतलब वो अलग प्रोविजन है, ये अलग प्रोविजन है, इनको आप मिक्स नहीं करना। रिमूवल अलग चीज है, रेजिग्नेशन अलग चीज है, रोटेशन अलग चीज है। तो इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं है, उसका इस पे कोई प्रभाव नहीं है। क्या आपको 6 पॉइंट समझ आ गए? हाँ जी। पॉइंट नंबर 7, ट्रांजिशन पीरियड। पॉइंट नंबर 7, ट्रांजिशन पीरियड। रोटेशन का कॉन्सेप्ट रिमूवल और रेजिग्नेशन वाले सेक्शंस पे फर्क नहीं डालेगा, और इनका कॉन्सेप्ट रोटेशन पर कोई फर्क नहीं डालेगा। अलग अलग है, मिक्स मत कर देना, इसलिए लिखवाया है कि जो रोटेशन का कॉन्सेप्ट है
और जो रिमूवल रेजिग्नेशन का कॉन्सेप्ट है बेटा ये अलग अलग है, आप इनको मिक्स नहीं करना। चले ट्रांजिशन पीरियड की बात करते हैं। देखो मैं अब आपको एक बात बताता हूं, आपको कॉन्सेप्ट 100% समझ आ जाएगा अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो। देखो जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आना था, इस कॉन्सेप्ट को आना था 1/4/2014 को, 1/4/2014 को बोलना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट कब आना था? 1/4/2014। तो जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आया तो सभी सीए तो बौखला गए, कौन से सीए बौखला गए कि भाई हमने आ रहा तो 5 साल के बाद अच्छा वाला क्लाइंट बना हुआ था वो छूट जाएगा, और ये तो सारे है भी बड़े बड़े क्लाइंट, लिस्टेड कंपनी है, 10 करोड़ 50 करोड़ वाली कैपिटल वाली कंपनी है, इनसे तो हमें अच्छी फीस आती थी। ये आपने क्या करा, सारे सीए तो फैल गए, फिर उन्हें समेटा। समझ आ रहा है आपको? उन्हें समेट के बोला कि कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। एक्चुअल में क्या हुआ था, सारे सीए फैले हुए थे किस बात को लेकर कि भाई हमारे तो काम छूट गया। मैं अब आपको एक बात बताऊं, सडनली कोई चेंज जब आता है ना तो एकदम से धक्का लगता है, यार ये क्या हुआ। लेकिन अगर हमें थोड़ा वक्त मिल जाए फिर हम उस चेंज को अपना लेते हैं, धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही हुआ था। आप बताओ, अगर आपको अब से पता हो, वैसे तो कभी भी ना हुआ, वैसे देखो एकदम से अचानक से कोरोना आया था तो आप सब बौखला गए थे, अभी ये क्या हो गया, अब घर के अंदर रहना पड़ेगा, ये सब ठीक है ना। छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी ना, हमारी तब भी नहीं हुई थी, हम तब भी पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, पर घर से पढ़ा रहे थे। मतलब आने दो, पैसे बेटे टेंशन ही लेते हैं। अब जरा सुनना, सिमिलरली सारे सीए कह रहे हैं यार एकदम से ये कानून ले आए हो आप कि हम 5 साल के बाद अगले 5 साल तक सेम कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, हमारे तो काम खराब कर दिया आपने। तो बेटा मैं वहीं से जा रहा था, मैंने देखा ये प्रॉब्लम है, सारे सीए फैले पड़े, इनसे बात करते हैं। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे यार ऐसे ऐसे बात होगी। मैं कहा 2 मिनट लगेंगे, मिनिस्ट्री जाता हूँ। मैं बेटा पहुंच गया मिनिस्ट्री, मैंने जैसे मिनिस्ट्री बोला सारे खड़े हो गए, हेलो बाजी कैसे हो, हाँ जी बाबू जी आज कैसे आना हुआ। मैं कहा यार तुम जब प्रॉब्लम करते हो तब मेरे को आना पड़ता है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम किस चीज के लेकर है कि यार आपने एकदम से कह दिया कि भैया 5 साल के बाद अगले 5 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाइड हो, इनके लिए कोई सोल्यूशन निकालो। तो ये क्या बोला गया कि चलो ऐसा कर लेते हैं, ये सेक्शन हमने लेकर तो कब से आना था, 1/4/2014 से हम 3 साल का एप्लीकेबिलिटी डिले कर देते हैं। यानी ये सेक्शन एप्लीकेबल हुआ कब से, 1/4/2000। तो इसकी वजह से फिर क्या फायदा हुआ, सवाल तो यही उठ रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप इंडिविजुअल हैं, बोलना पड़ेगा, अगर आप कौन है और आप ऑलरेडी 1/4/2014 तक मान लेते हैं 9 इयर्स कंप्लीट करके बैठे हुए थे, तो वैसे तो अगर ये सेक्शन उसी दिन लग जाता, ये सेक्शन अगर उसी दिन लग जाता 1/4/2014 से, तो अब बताओ बेटा 5 से ज्यादा ईयर ऑलरेडी कंप्लीट करके एक क्लाइंट पर बैठे हुए हो, तो अब आपको अगले 5 साल के लिए वहां पर क्या लेना पड़ता, कूलिंग ऑफ पीरियड। लेकिन अब आपको कूलिंग ऑफ पीरियड अभी नहीं लेना, अब आप 3 साल और कमा सकते हो वहां से। तो 9 + 3 आजकल क्या हो जाता है, हाँ यस, जो तुमने स्टाइल में बोला ना 12 गुड, 9 + 3 क्या हो गया 12। यानी एक सीए को 3 साल और ऑडिट करने का मौका मिल गया। और मान लेते जिनके 1/4/2014 को 8 इयर्स कंप्लीट हो रहे थे, वो कितने साल ऑडिट कर पाए, 11। सिमिलरली ऐसी हो गया 7 + 3, ये जो तुम ड्रामे कर रहे हो ना मैं देख रहा हूं, 5 + 3 8। लेकिन अगर अभी तक ऑलरेडी 4 साल ही कंप्लीट हुए थे, 4 साल कंप्लीट हुए थे, तो अब अगर ये सेक्शन 1/4/2014 में आता तो आप कितने साल तक काम कर पाते, ओनली 1 और, क्योंकि सेक्शन एप्लीकेबिलिटी होती है आपके अगले साल
अगले साल 5 साल कंप्लीट हो जाते, लेकिन बताओ आप फिर भी कितने साल काम कर पाए? समझ पा रहे हैं आप सब? और अगर आप 3 साल कंप्लीट करके बैठे हुए तो आप 6 साल कर पाए, यानी समझ रहे हो, रिलैक्सेशन तो हुई है ना। अच्छा, अगर आपने 2 साल अभी तक कंप्लीट करे हुए थे किसी क्लाइंट पर, तो आप कितने साल और कर पाए? लेकिन अगर आपने पिछले साल से ही उनका ऑडिट स्टार्ट करा, यानी अभी तक कितने साल हुए हैं? 1, अब आप कितने कर पाओगे? अब बताओ बेटा, 1 + 3 करूं या 4 करूं? हाँ, वेरी गुड, 3 नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? तो टोटल क्या हो गया? तो यानी समझ आए आपको बात? ठीक है ना। आओ इसके 2, 4, 5 क्वेश्चन करते हैं आपके साथ डिस्कस। नोटिंग करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नोटिंग की टेंशन नहीं है। चलो अभी नोटिंग करा देंगे, आप पहले क्वेश्चन डिस्कस करो, थोड़ा कॉन्सेप्ट ना और पक्का लगेगा आपको। चले स्टार्ट करें, क्वेश्चन डिस्कस करें, अगर आप रेडी हैं तो चलो आओ। कह रहे रूपा लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। बेटा वर्ड क्या है? ये क्या है? तो क्या इस पे रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है ना। तो यही बात करना चाह रहे हैं। कह रहे रूपा लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसने अपॉइंट करा मैसर्स वीजी एंड एसोसिएट एंड ऑडिट फर्म एज द कंपनी ऑडिटर इन द एजीएम हेल्ड ऑन 30/9/2017। बेटा हमने एक सीए फर्म को अपॉइंट करा है, एक रूपा लिमिटेड नाम की कंपनी है, एक लिस्टेड कंपनी है, और उन्होंने 30 सितंबर 2017 को वीजी एंड एसोसिएट्स नाम की फर्म को अपना ऑडिटर के रूप में अपॉइंट करा है। कह रहे एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू टेन्योर ऑफ ऑडिटर। बताओ बेटा अभी ये कब तक के लिए अपॉइंट हुआ होगा? अगले 5 साल। समझ आ रहा है आपको? अब अगला पॉइंट जरा सुनो, क्या ये और अगले 5 साल तक जा सकता है या नहीं जा सकता? लेकिन उसके बाद इसका क्या स्टार्ट हो जाएगा? यानी अगर देखा जाए वैसे तो ये कब तक के लिए अपॉइंट हुआ? यहां से यहां तक 2022 तक के लिए, लेकिन अगर इसको रीअपॉइंट कर लेते तो ये कब तक रह पाएगा? 2000, और उसके बाद इसका क्या स्टार्ट हो जाएगा? क्वेश्चन समझ आया आपको? पक्का? चलो आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के देखते हैं। कह रहे CAM इज अ पार्टनर इन SM एंड कंपनी। CAM जो है पार्टनर है SM एंड कंपनी, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हैं, ठीक है ना। ML एंड कंपनी उसमें भी ये पार्टनर है M, तो M दोनों जगह पार्टनर है। SM एंड कंपनी जो है आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ मैसर्स ग्लोबल लिमिटेड फॉर पास्ट कितने ईयर? 7 ईयर्स। वो पिछले 7 साल से ऑलरेडी क्या थी? यहाँ की ऑडिटर थी। कौन? SM। एडवाइज अंडर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर हाउ मेनी मोर ईयर्स SM एंड कंपनी कैन कंटिन्यू एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर? कितने साल? कितना? समझ आ रहा है आपको? कैन ML एंड कंपनी बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ पीरियड? क्या ये ML कंपनी हो पाएगी या नहीं? ड्यू टू कॉमन पार्टनर। वेरी गुड, ड्यू टू, तो ML एंड कंपनी को हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? पहले ये बताओ, पक्का ना? चलो आगे बातें करते हैं। इसका 4th पार्ट अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4th पार्ट किसी और चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन पहले 3 पार्ट हम सॉल्व कर पाएंगे। ये वाला जो 4th पार्ट है वो सेक्शन 138 को रिलेट करता है, लेकिन जो हो चुका उसके बारे में तो बात करेंगे। क्या है? लेमन एंड कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक LLP है, जिसमें मिस्टर L, M and N आर द पार्टनर्स एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी मैसर्स बिग लिमिटेड फॉर पास्ट 6 ईयर्स। ठीक है ना। CAM इज ऑल्सो अ पार्टनर इन अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ड्यू एंड कंपनी। ठीक है जी। एडवाइज अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट अप टू हाउ मेनी ईयर्स लेमन एंड कंपनी कंटिन्यू कर सकती है? बताओ 4 ईयर्स। फिर अगला, फिर कूलिंग ऑफ पीरियड में
कब तक रहेगा? व्हाट विल बी द कूलिंग ऑफ पीरियड? 5 ईयर कब से स्टार्ट होंगे? जब ये 4 कंप्लीट हो जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? 5 ईयर तब स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी 18 से 22, ठीक है जी। कैन ड्यू एंड कंपनी बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ मेसर्स बिग लिमिटेड एंड इन अनदर लिस्टेड सब्सिडरी डार्क लिमिटेड ड्यूरिंग द सच कूलिंग ऑफ पीरियड? क्या आप उस कंपनी या उसकी ग्रुप ऑफ कंपनी में हो पाओगे अपॉइंट? तो जवाब क्या आता है? नो, ठीक है ना। ड्यू एंड कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ मेसर्स बिग एंड लिमिटेड ड्यूरिंग द, ठीक है ना, however due to common partner in both the firm, however due and company can be appointed as statutory auditor कहां पर? मैसर्स डार्क ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ पीरियड। उसकी सब्सिडरी में अपॉइंट हो सकती है पर सेम कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकती। ये पॉइंट अभी लिखवा दूंगा। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? अब ये पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? मिस्टर गोविंद राम इज अ पार्टनर एंड इंचार्ज ऑफ सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एसोसिएट्स। द फर्म इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कान्हा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी है तो यानी इस पर किसका कॉन्सेप्ट लगेगा? रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। मिस्टर गोविंद ने ये गोविंद राम रिटायर्स फ्रॉम द पी एंड एसोसिएट्स एंड आफ्टर सम टाइम ज्वाइन गुप्ता एंड गुप्ता एज अ फर्म, गुप्ता एंड गुप्ता फर्म एज अ पार्टनर। कब से? 20/5/2022। तो इन जनरल मीटिंग कान्हा लिमिटेड जो है वो किसको? गुप्ता एंड गुप्ता को अपॉइंट करना चाह रही है आगे के लिए। तो बताओ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि गोविंद ने ये रिटायर होकर क्या करी है? वो वाली फर्म ज्वाइन कर ली है। तो बताओ रिटायर्ड एंड ज्वाइन वाला केस लग गया। तो उस केस में एडवाइस कान्हा लिमिटेड क्या ये कंपनी एक्ट के प्रोविजन फॉलो कर रही है गुप्ता एंड गुप्ता को अपॉइंट करते हुए? तो जवाब क्या आएगा? नो, ठीक है जी। एक लास्ट पॉइंट लिखना जरा। अच्छा वो रह गया, पहले वो लिख लो फिर जो मैं लिखवा रहा हूं। आपका कूलिंग ऑफ पीरियड सेम कंपनी के लिए है, सब्सिडरी के लिए नहीं। ये लिख लो, ये लाइन लिख लो जो मैं बोल रहा हूं, फिर आप ये नोट कर लेना। कूलिंग ऑफ पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड में आप सेम कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड है। कूलिंग ऑफ पीरियड में आप सेम कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड है। पर उसकी सब्सिडरी में कॉमन पार्टनर वाली फर्म, पर उसकी सब्सिडरी कंपनी में कॉमन पार्टनर वाली फर्म अपॉइंट हो सकती है। उसकी सब्सिडरी में कॉमन पार्टनर वाली फर्म अपॉइंट हो सकती है। अब आप ये नोट कर लो जिनका रह गया था ये। इसका पॉइंट ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड समझ रहे? पुराने लॉ की जगह नया लॉ आने में जो टाइम लग रहा है।
ये इसके ऊपर अभी तक कोई केस लॉ आया नहीं है, तो जो भी देगा अपना ओपिनियन देगा, तो क्वेश्चन नहीं आएगा मुझे। बोलो यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? हाँ जी, यस या नो, है ना? चलो अब मेरी बात जरा सुनना। और सेक्शन की लिस्ट में आप सब पहुंचो, सेक्शन की लिस्ट में आप सब पहुंचो। आपने मेरे साथ 139 सबसेक्शन 2, 3, 4 अभी पढ़ा है रोटेशन ऑफ ऑडिटर का, वो लिखो। और जो नेक्स्ट सेक्शन हम करने जा रहे हैं आप वो भी लिखना। सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 2, 3, 4, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 2, 3, 4 जो अभी अभी आपने करा है उसका नाम क्या है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? अब मैं आपको प्रोवाइजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 भी करवाने जा रहा हूं, तो आप यहीं पर एक लिखना। क्या लिखोगे आप? कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू आरओसी लिखो जरा, फिर मैं आपको समझा दूंगा। पहले अब आप यहां पर आए हुए हो तो लिखते चलो। क्या? कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू आरओसी। प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर क्या? 139 सबसेक्शन 1। अच्छा, इसकी नोटिंग आपको कहां करनी है वो मैं आपको बताता हूं। ये थोड़ा सा हिडन क्वेश्चन है, ये थोड़ा हिडन क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं कहां पर होगा। ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 10.3 पर, यहां पर कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू रजिस्ट्रार। ये थोड़ा हिडन क्वेश्चन है पर अपने आप में, जैसे सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट बीच में से उठाकर एक टॉपिक था, वैसे ही अपने आप में एक टॉपिक है। तो आप सब सामने वाली गली में एक हेडिंग बना सकते हैं, कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू द रजिस्ट्रार। पेज नंबर 10.3 पर, पेज नंबर 10.3 पर आप सबको एक हेडिंग बनानी चाहिए। क्या? कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू आरओसी। कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू आरओसी। स्टार्ट करें कहानी? हाँ जी, सुनना जरा। देखो एक वर्ड है यहां पर, क्या? प्रोवाइजो। एक वर्ड क्या है यहां पर? प्रोवाइजो। आओ जरा थोड़ी सी बातें करते हैं आपके साथ। देखो प्रोवाइजो वर्ड दिख रहा है आपको? क्या? प्रोवाइजो। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है बेटा? जब भी आपको कोई जनरल रूल की क्या देनी होती है? एक्सेप्शन। ठीक है, जरा सुनना। कह रहे प्रोवाइजो जो होता है ये हम पढ़ेंगे आगे जाकर, पर आपको पता होना चाहिए प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है। प्रोवाइजो की पहचान क्या होती है? जब भी किसी सेक्शन में ये लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट से इसकी पहचान होती है प्रोवाइजो की। हाँ जी, प्रोवाइजो की पहचान किससे होती है? प्रोवाइडेड दैट। यानी जितने भी लॉ में पैराग्राफ प्रोवाइडेड दैट नाम के शब्द से होते हैं उन सबको हम प्रोवाइजो का नाम दे देते हैं। प्रोवाइजो का काम क्या होता है? प्रोवाइजो के दो काम होते हैं। प्रोवाइजो के कितने काम होते हैं बेटा? दो काम होते हैं। पहला काम प्रोवाइजो का ये होता है, पहला काम प्रोवाइजो का ये होता है एक्सेप्शन देना, मतलब जनरल रूल के खिलाफ कुछ एक्सेप्शन बताना। तो देखो, प्रोवाइजो इज यूज्ड टू रिमूव स्पेशल केसेस फ्रॉम द जनरल एनैक्टमेंट, मतलब जो जनरल सेक्शन है उसमें स्पेशल केसेस डालना, मतलब एक्सेप्शन डालना। या फिर एंड, और किसके लिए? प्रोवाइड फॉर देम स्पेशली, बेसिकली कंडीशंस बताने के लिए, यानी कुछ शर्तें जब बतानी होती है उसके लिए प्रोवाइजो का इस्तेमाल करा जाता है। तो प्रोवाइजो के दो यूज है। प्रोवाइजो के कितने यूज हैं? दो। और प्रोवाइजो की पहचान क्या? सेक्शन में कहां से स्टार्ट होगा वो पैराग्राफ? प्रोवाइडेड दैट। एक बार वर्ड बोल दो, क्या?
तो प्रोवाइडेड दैट जैसा शब्द आपको अगर दिखता है, प्रोवाइडेड दैट जैसा शब्द आपको दिख जाता है, तो आप समझ जाओ वो प्रोवाइजो है। और प्रोवाइजो के दो काम होते हैं, या तो एक्सेप्शन बताना या फिर कंडीशंस बताना। तो यहां पर देखो जो आपने अभी अभी हेडिंग बनाई है उसमें क्या लिखी हुई है, ये क्या है, ये क्या है, समझ आ रहा है आपको? तो यहां पर यही कह रहे हैं कि अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप अपॉइंट कर रहे हो, अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप अपॉइंट कर रहे हो, तो अपॉइंट करने से पहले उससे रिटर्न कंसेंट लेना, उससे एक सहमति लेना, रिटर्न सर्टिफिकेट लिखना, जिसमें वो 4 बातें लिख कर देगा आपको। कितनी बातें आपको लिख कर देगा? ये 4 कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, उसके बाद ही उसको रखना, वरना मत रखना। 4 कंडीशन में क्या है, वो इंडिविजुअल जो क्या कहेगा कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मैं डिस्क्वालिफाइड, और मेरी अपॉइंटमेंट हो रही है एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मेरी अपॉइंटमेंट हो रही है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और मैं विद इन द लिमिट हूं, यानी 20 के अंदर ही आएगा मेरे ऑडिट, यानी मैंने 20 की लिमिट को क्रॉस, और मेरे खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, मेरे खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या ये सब मैटर चल रहे हैं, जो चल रहे हैं मैटर, वो सब की जानकारी आपको कंपनी को देनी होगी, और इन सब के बाद ही आपकी क्या होगी, अपॉइंटमेंट। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? हाँ जी। बिफोर अपॉइंटमेंट रिटर्न कंसेंट देनी होती है ऑडिटर को, सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है ऑडिटर को, और इसमें 4 बातें लिख कर देनी होती है, सर्टिफाई करना होता है भाई मैं कोई डिस्क्वालिफाइड पर्सन नहीं हूं। दूसरा मेरी अपॉइंटमेंट एज पर प्रोविजन ही हो रही है। तीसरा, मैं विद इन द लिमिट हूं और मेरे खिलाफ ये केस चल रहे हैं। तो क्या आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया इसका? अभी मैंने इसके अंदर आपको ये बताया है, अभी ये रहता है, लेकिन इसका सेक्शन समझ आ रहा है क्या है? प्रोवाइजो टू सेक्शन प्रोवाइजो टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हो रही हैं आपको? बोलो यस या नो? ठीक है जी। तो बताओ पहला पॉइंट इसके अंदर, बिफोर अपॉइंटमेंट ऑडिटर कंपनी को क्या देगा? रिटर्न में कंसेंट देगा कि मैं आपकी कंपनी का ऑडिटर बनना चाहता हूं और मैं सर्टिफाई करता हूं, यानी वो अपनी रिटर्न कंसेंट देगा कि यार मैं भी आपकी कंपनी का ऑडिटर बनना चाहता हूं, और सर्टिफाई करेगा कितनी चीजें? 4 चीजें सर्टिफाई करेगा। बोलना स्टार्ट करो। पहली क्या? कि मैं डिस्क्वालिफाइड, दूसरी बात मेरी अपॉइंटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट ही हो रही है। तीसरा, मैं विद इन द लिमिट हूं, मतलब 20, और लास्ट क्या आ गया? लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स जो मेरे खिलाफ चल रही हैं। जो मेरे खिलाफ केस चल रहे हैं, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मेरी अपॉइंटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट हो रही है, मैं विद इन द लिमिट हूं, दैट इज 20, ठीक है ना, और मेरे पर ये केस चल रही है। और दूसरी बात क्या है? जब भी आप अपनी कंपनी में कोई भी ऑडिटर अपॉइंट करो, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करो, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करो, कोई भी ऑडिटर अपॉइंट करोगे, उसकी अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट के आपको आरओसी को बताना पड़ता है कि हमने इस पर्सन को क्या अपॉइंट करा है। तो इसलिए तो देखो क्या लिखा हुआ है हेडिंग में, देखो क्या था, एंड नोटिस टू आरओसी। आरओसी को इंटीमेट भी करना होता है। किस बारे में इंटीमेट करना होता है? कि हमने इस पर्सन को ऑडिटर के रूप में अपॉइंट, तो यानी कंपनी नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट देती है। एक तो
जिस ऑडिटर को रखा गया उसको, जिस ऑडिटर को रखा गया उसको, और दूसरा किसको, आरओसी को। और आरओसी को ये बताना होता है विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। और फॉर्म भरकर देना होता है एडीटी 1, फॉर्म भरकर देना होता है एडीटी 1, बोलना पड़ेगा, फॉर्म भरकर देना होता है, आवाज में दम नहीं है, फॉर्म भरकर देना होता है। चलो यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको, यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको। अच्छा, तो अब हमारी ना सेक्शन की लिस्ट के ऊपर हम फॉर्म की लिस्ट भी बना रहे हैं, तो फॉर्म की लिस्ट में एडीटी 1 भर देते हैं ना, क्या है, इंटीमेशन टू आरओसी अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यानी कम्युनिकेशन टू विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, आपको कम्युनिकेशन जो नोटिस देना होता है। तो लिखो जरा फॉर्म के ऊपर, एडीटी 1 नंबर फॉर्म क्या है बताओ, इंटीमेशन टू या नोटिस टू आरओसी अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ कौन, अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद ना एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये एग्जाम में एग्जामिनर ने बहुत बारी पूछा है, मैं आपके साथ वही डिस्कस करने जा रहा हूं। आप देख के कहोगे ये क्यों पूछ लेता है, पर बेटा वो पूछ रहे तो हमें क्या दिक्कत है। ये पेज नंबर कहां पर आ जाओ, 10.24 पर। अच्छा, एक करेक्शन भी करना, 11 को हम अलग से करेंगे, आप इसके अंदर ना सेक्शन नंबर 139 और 10 ही पढ़ेंगे मेरे साथ। सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 9 और 10 ही पढ़ेंगे आप, 11 अलग से नीचे से कर लेंगे हम बाद में, ठीक है। अब एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, आप जरा सुनना, आपको समझ आएगी। मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग करूंगा और दोनों तरीके से आपको भी आंसर देना आएगा। अगर आप सुनेंगे एक तरीके का आ गया तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। और क्वेश्चन बताऊं क्या है, सारे बच्चे पहले इधर ध्यान दो, क्वेश्चन बताऊं क्या है, कब कब हम रिटायरिंग ऑडिटर को ही रीअपॉइंट करेंगे या कब कब हम रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं, पॉइंट समझ आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूं। जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है हम इसी को ही दोबारा रखना चाह रहे हैं, तो कब कब हम रख पाएंगे और कब कब हम नहीं रख पाएंगे, वो है हमारा आज का कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रीअपॉइंटमेंट ऑफ। सुनना, सुनो, आपको बात समझ आ जाएगी। कह रहे कब कब रिटायरिंग ऑडिटर को आप रीअपॉइंट नहीं करोगे, मैं पहले इस तरीके से बता रहा हूं। बताओ अगर आप रिटायरिंग ऑडिटर को कब रीअपॉइंट नहीं करोगे, अगर वो रीअपॉइंटमेंट के वक्त पर डिसक्वालीफाइड है, बोलना पड़ेगा, अगर वो रीअपॉइंटमेंट के वक्त पर डिसक्वालीफाइड है तो क्या आप उसको रखोगे या नहीं रखोगे। आवाज में दम नहीं, अगर वो रीअपॉइंटमेंट के वक्त पर क्या है, मजा नहीं आ रहा, अगर वो रीअपॉइंटमेंट के वक्त पर क्या है तो क्या उसको आप रीअपॉइंट कर पाओगे, या फिर रीअपॉइंटमेंट के वक्त पर वो नोटिस ऑफ अनविलिंगनेस दे गया, नोटिस ऑफ कि वो खुद ही कह गया भैया मेरे को मत करना अपॉइंट, मैं नहीं कर पाऊंगा आपके यहां पर ऑडिट। दो केसेस समझ आ रहा है आपको। मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं एक फर्स्ट अप्रोच से पढ़ा रहा हूं, इसको सेकंड अप्रोच से भी करेंगे। पहला, कब कब वो रीअपॉइंट नहीं होगा, तो कब कब नहीं होगा, अगर वो रीअपॉइंटमेंट के वक्त पर क्या है, या फिर वो अपना क्या दे गया है, नोटिस ऑफ, या फिर तीसरा कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हो गया है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है जिसमें यह लिखा है कि हम किसी
और को अपॉइंट करेंगे या हम रिटायरिंग को रीअपॉइंट। अगर ये तीन चीजों में से कुछ भी हुआ है तो रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो सकता। रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट बोलना पड़ेगा, रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट तो कब कब हो सकता है? अब आप बना लो क्वेश्चन। जब वो रीअपॉइंटमेंट के वक्त पर क्या ना हो और उसने नोटिस ऑफ अनविलिंगनेस और ऐसा कोई एसर पास कैसा कि किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं या इसको रीअपॉइंट। तो दोनों अप्रोच से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक से लिखवा देता हूं जिससे भी आप कहोगे। लिखो आप गली नंबर 10.24 पर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 9 और 10 पढ़ेंगे। अभी 9 पढ़ लिया हमने, 10 भी कर लेंगे। तो आप सभी तो यहां 9 और 10 के आगे हम लिख सकते हैं क्या? रीअपॉइंटमेंट ऑफ, मैंने यहां से 11 हटाया, 11 को अलग से कवर करेंगे हम। 9 और 10 में आप क्या लिखेंगे? रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। चले चले रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर बात करते हैं आपके साथ। जरा सुनो, लिखना जरा। कब कब रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होगा? कब कब रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होगा? कब कब रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होगा? ये हमारा सवाल है, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला, अगर वो रीअपॉइंटमेंट के वक्त पर क्या है? या तो वो डिस्क्वालिफाइड है या फिर बताओ उसने क्या दे रखा है? आवाज में दम नहीं है, क्या दे रखा है? या फिर ऐसा एसआर पास हो गया है। कैसा एसआर पास हो गया आपके हिसाब से? रिटायरिंग रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए या कोई और ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, यानी मिस्टर वाई को अपॉइंट करो, मिस्टर वाई को अपॉइंट करो, ऑलरेडी आ चुका है ना? या फिर क्या? रिटायरिंग रीअपॉइंट रिटायरिंग रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए। बोलो, पहला पॉइंट इसका समझ आ गया आपको? अच्छा, अगर एक बात बताओ, ऑडिटर आप हमेशा बोलते थे कब रिटायर होता था? अप टू द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, या जब भी एजीएम कंक्लूड, 6th एजीएम जहां पर भी कंक्लूड होती है, मान लेते हैं उस एजीएम में जहां पर ऑडिटर ने रिटायर होना था, उस एजीएम में कोई नया ऑडिटर लाया नहीं गया और यहां ना ही ये बताया गया कि इसी को ही रीअपॉइंट करें, तो क्या होगा? तो जब तक नया ऑडिटर नहीं आएगा पुराना ऑडिटर ही कंटिन्यू। समझ आ रहा है? जब तक नया ऑडिटर तब तक पुराना ऑडिटर ही। ये सेकंड पॉइंट है, आप लिख लो यहां से। Where at any AGM no auditor is appointed or reappointed, existing auditor shall continue as the auditor of the company. कौन सी? 5 वाली?
तो देखो मीटिंग कंक्लूड नहीं हुई ना, आपने हमेशा क्या बोला, अप टू द कंक्लूजन। एजीएम में 4 बातें होती थी। एजीएम में कितनी बातें होती थी? 4 में से 4th बात क्या होती थी? अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेमुनेशन ऑफ ऑडिटर। तो अभी तक एजीएम में वो चीज हुई नहीं, तो एजीएम कंक्लूड भी नहीं हो रही, और जब तक कंक्लूड नहीं होगी तो पुराना ही तो क्या करेगा, कंटिन्यू। आप ही तो बोलते थे एजीएम तक नहीं रहेगा, एजीएम के कंक्लूजन। ठीक है बेटा, इस पे चलेगा नहीं, नहीं तो मैं कर देता। हाँ जी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं आज के? अच्छा, अब आप मेरी बात सुनना। आप सब पेज नंबर 10.51 पर आ जाओ। आप सब पेज नंबर 10.51 पर आना। 10.52 पे आना। बना हुआ वो डालना भूल गया। पेज नंबर 10.52 पर आना आप सब। ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट करें। पेज नंबर 10.52 पर कहानी स्टार्ट करें, अगर आप सब रेडी हैं तो आओ जी आओ। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? रोल ऑफ सीएजी इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। टॉपिक का नाम आप लिखेंगे रोल ऑफ सीएजी इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। रोल ऑफ सीएजी इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इसका सेक्शन है 143 सबसेक्शन 5, 6, 7। इसका नाम है रोल ऑफ सीएजी इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सुनो जरा, करें स्टार्ट। बेटा आपको ना इसमें 3 झूले लटका देने चाहिए। पहले वाले झूले पे लिखो 143 सबसेक्शन 5। दूसरे वाले झूले पे लिखो 143 सबसेक्शन 6। तीसरे वाले झूले पे लिखो 143 सबसेक्शन 7, 7, 7। 143 सबसेक्शन 5, 6, 7। अच्छा, पहली बात तो मुझे सीएजी की फुल फॉर्म बताओ, क्या होती है सीएजी की? आवाज में नहीं बेटा, सही ढंग से बोलेंगे ना। क्या? तो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, ये जो कौन होती हैं, इनका जो ऑडिट से रिलेटेड सीएजी का क्या रोल रहता है? मतलब सीएजी का क्या क्या रोल है इनके अंदर? मतलब गवर्नमेंट एंटिटीज, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, इनके जब अकाउंट्स चेक होने हैं तो उसमें सीएजी का क्या करना धरना है, वो बताओ क्या रोल है। तो वो बता रखा है 3 सेक्शन में, 143 सबसेक्शन 5, 6, 7। 143 सबसेक्शन 5, 6, 7। पहले हम स्टार्ट करेंगे 5 से। देखो पहला काम जो सीएजी का है वो ये है कि सीएजी को गवर्नमेंट कंपनीज के लिए ऑडिटर अपॉइंट करने होते हैं। सीएजी को गवर्नमेंट कंपनीज के लिए क्या अपॉइंट करने होते हैं? ऑडिटर, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 एंड 7। तो लिखो जरा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर।
appointment of auditor by CAG for government companies in accordance with the provisions of section 139 subsection 5 and section 139 subsection 7। हाँ जी, चलें स्टार्ट करें। ठीक है, जरा सुनना। देखो, पहला काम जो सीएजी का है वो क्या है, उन्हें अपॉइंट करना है। किसे अपॉइंट करना है? ऑडिटर्स को। कौन सी कंपनी के लिए? गवर्नमेंट कंपनी के लिए। कैसे? एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 5 एंड 139 सब सेक्शन 7। कोई बताएगा 139 5 में कौन सा वाला ऑडिटर, फर्स्ट या सब्सिक्वेंट? क्या? बिल्कुल सही जवाब। तो आप यहां लिख भी लो, अगली बारी आपको याद रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर ना आप अगली बारी दिमाग लगाएंगे 139 5 क्या था, 7 क्या था। पहला काम आपका क्या, आपको समझ आ गया बच्चे? अच्छा, अब अपॉइंट कर लिया गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए आपने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया बच्चे। अब ऑडिटर को बताओगे भी तो सही कि भाई हमारे यहां पर ऐसे ऐसे ऑडिट होता है, यानी अब आप उसको दोगे डायरेक्शंस। अब आप उसको दोगे डायरेक्शंस, बोलना पड़ेगा, अब आप उसको दोगे डायरेक्शंस। ठीक है ना? तो यानी दूसरा काम आपका क्या है? डायरेक्शन देना। डायरेक्शन बाय सीएजी। हम क्वेश्चन यही पढ़ रहे हैं, सीएजी का क्या रोल होता है गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करवाने में सीएजी। तो सीएजी गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑडिटर अपॉइंट करती है। अपॉइंट करने के बाद डायरेक्शन देती है। द मैनर इन विच accounts of government company shall be audited। तो 2 पॉइंट समझ आने स्टार्ट हुए। पहला, सीएजी गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑडिटर्स अपॉइंट करेगी और अपॉइंट करने के बाद उन्हें डायरेक्शन देगी, और फिर जो ऑडिटर है वो ऑडिट करेगा और ऑडिट करने के बाद अपनी ऑडिट रिपोर्ट, वो ऑडिट करेगा और ऑडिट करने के बाद अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? और उसके अंदर लिखकर देगा दाई। डी से आ गया डायरेक्शन। डी से अपना क्या आ गया? डायरेक्शन। ए से अपना क्या आ गया? एक्शन। और आई से अपना क्या आ गया? इम्पैक्ट ऑन अकाउंट्स। यानी वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख कर देगा सीएजी को कि देखो आपने मुझे ये डायरेक्शन दी थी, इसके बेसिस पर मैंने ये एक्शन लिए और अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट आया ऑन अकाउंट्स। डायरेक्शन, एक्शन, इम्पैक्ट। बोलो, आपको 3 बातें समझ आ गई हैं? हाँ जी, यस या नो? अच्छा, सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 6 के बारे में ना आप लिखेंगे। जो मैं आपको बोल रहा हूं, नहीं, जो मैं आपको करवा रहा हूं मार्क, वो आप करेंगे। सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 6 में जो मैं आपको मार्क करवा रहा हूं, आप इसके नीचे लिखेंगे बेटा। ठीक है? तो क्या लिखेंगे?
द CAG shall within 60 days from the date of receipt of, मैंने समझाया नहीं है, जो मैं मार्क करा रहा हूं आप वो लिख लेना. The CAG shall within 60 days from the date of receipt of audit report shall have a right to conduct a supplementary audit of financial statement and second, comment upon और supplement such audit report. यही लिखना, जो मैंने अंडरलाइन कराया ये आप लिख लो, ये जो मैंने अंडरलाइन कराया बच्चे ये आप लिख लो, सिर्फ जो मैंने मार्क करा बस वही. जो मार्किंग दिख रही है सिर्फ वही लिख लो आप. हाँ जी, आप सब रेडी है? देखो, जब CAG को रिपोर्ट मिली, जब क्या मिली CAG को, तो उसने रिपोर्ट पढ़ी. CAG ने रिपोर्ट पढ़कर CAG को लगा यार इस मैटर पर तो ऑडिटर ने कुछ बोला ही नहीं है, तो हो सकता है CAG कुछ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या भी करा ले, एक एडिशनल ऑडिट करवा ले कि भाई इस पर थोड़ा और चेकिंग कर कराओ. तो यानी ये अधिकार CAG के पास होता है. CAG इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. कितने डेज में इस्तेमाल कर सकते हैं? विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ, बोलना पड़ेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ. CAG इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं क्या करवाऊंगी, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाऊंगी, एडिशनल ऑडिट करवाऊंगी. या CAG के पास एक और पावर भी है, जो ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी आई हुई है उसमें अपने भी कुछ कमेंट्स ऐड कर सकते हैं. यानी CAG के पास कमेंट करने की भी पावर है. बताओ, ये पावर तो बहुत ही अच्छी है, कमेंट कर सकते हो तुम. समझ आ रहा है आपको? ऑडिटर की रिपोर्ट में कुछ अपने विचार विमर्श भी आप रख सकते हो, ये पॉइंट भी आपके पास पावर है. तो यहां लिख लेना एडिशनल कमेंट. एडिशनल कमेंट बाय कौन? CAG. CAG जो है एडिशनल कमेंट भी कर सकता है. CAG बेटा एडिशनल कमेंट भी कर सकता है. हाँ जी, समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, यस या नो? अच्छा, तो समझ आया. देखो, अभी तक का आपका आप पढ़ क्या रहे हैं? रोल ऑफ CAG इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. एक बार जकार लगाओ, आप क्या पढ़ रहे हैं? रोल ऑफ CAG इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. मतलब CAG का क्या रोल है इसके अंदर? गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स चेक होंगे तो CAG उसमें क्या करेगा? सबसे पहले वो क्या करेगा? 143 सबसेक्शन 5, 143 सबसेक्शन क्या कहेगा? CAG क्या करेगा? अपॉइंट करेगा द ऑडिटर फॉर द गवर्नमेंट कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 एंड 7. 139 5 एंड 7. 5 इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर और 7 इन केस ऑफ. और अपॉइंट होने के साथ साथ उसे क्या भी देगा? डायरेक्शंस. अपॉइंट होने के साथ साथ उसको क्या भी देगा? डायरेक्शन द मैनर इन विच द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड. फिर बताओ बेटा, ऑडिटर ऑडिट करेगा, ऑडिट करने के बाद ऑडिटर सबमिट करेगा किसको? CAG को. क्या सबमिट करेगा? और उसमें क्या लिख कर देगा? दाई. दाई में D से डायरेक्शन, कि आपने मुझे ये डायरेक्शन दी थी. A से मैंने फिर ये एक्शंस लिए और अल्टीमेटली अकाउंट्स पर ये इंपैक्ट. फिर रिपोर्ट पढ़ने के बाद CAG के पास एक अधिकार है. CAG के पास एक क्या है? कौन सी कार? चलो, किसी को आदि तो है, ठीक है ना, अधिकार है उसके पास, CAG के पास. और ये अधिकार का इस्तेमाल वो कितने डेज में कर सकता है? और अधिकार दो में से एक कोई कौन सा यूज करेगा? या तो वो क्या करवा सकता है? सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है, या फिर एडिशनल कमेंट अपने भी ऐड. बोलो, यहां तक का पॉइंट स्प्राइट है. और लास्ट लिखना, CAG में ऑर्डर for
कॉज टेस्ट ऑडिट यानी सरप्राइज ऑडिट, समझ रहे हो? मतलब सीएजी कभी भी किसी का सरप्राइज ऑडिट भी करवा सकता है, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का। बोलो, कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हुई हैं आपको या नहीं हुई है? अच्छा, जितने भी टॉपिक होते जाएंगे उसके नीचे के क्वेश्चन अब आप अपने आप ही घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब मैं अब रोज रोज बताने के लिए तो ऐसे लगेगा फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अब आपको खुद ही बुक इस फॉर्मेट पे दे दिया है कि टॉपिक जो भी हो उसके घर जाकर क्वेश्चन आपको करने ही हैं, ठीक है ना? अच्छा, यहां पर आप पहले सेक्शन की लिस्ट में लिखना। अच्छा, 142 ऑडिटर रेम्युनरेशन हमने करा भी नहीं करा, वही कर लेते हैं फिर। चलो 142 भी फिल कर लो, ऑडिटर्स रेम्युनरेशन। 142 भी फिल कर लो सेक्शन की लिस्ट में, ऑडिटर्स रेम्युनरेशन। और 143, 5, 6, 7 तो आपने अभी अभी मेरे साथ पढ़ा ही है, क्या है? रोल ऑफ सीएजी। बोलना पड़ेगा रोल ऑफ, बोलना पड़ेगा रोल ऑफ इन रिलेशन टू समय को ध्यान में रखते हुए हम सब पेज नंबर 10.42 पर एक टॉपिक देखेंगे, ऑडिटर रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर, आप सामने वाली गली में एक हेडिंग बना सकते हैं, रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। 10.42 10.42 पर आप सब आएंगे, 10.42 पर आप सब आएंगे और वहां एक हेडिंग बनाएंगे, रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर, रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर, ठीक है ना? देखो इसके अंदर ना हमें दो ही बातें करनी है, ऑडिटर की रेम्युनरेशन से रिलेटेड हमें दो ही बातें करनी है। मैं अब आपसे करता हूं, पहला एक तरफ लिखना ऑडिटर रेम्युनरेशन के टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड करके, एक तरफ लिखना फर्स्ट ऑडिटर और दूसरा लिखना सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सेक्शन नंबर 142 को आप दो पार्ट में बांट दिया है, एक तरफ आपने लिखा है फर्स्ट ऑडिटर और दूसरी तरफ आपने लिखा है क्या? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। लिख लिया आपने? इस तरफ आप लिखना फिक्सेशन बाय। कह रहे जो फर्स्ट ऑडिटर है उसकी रेम्युनरेशन कौन फिक्स करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और सब्सिक्वेंट की मेंबर्स। फर्स्ट ऑडिटर की रेम्युनरेशन कौन फिक्स करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोलना पड़ेगा, फर्स्ट ऑडिटर की रेम्युनरेशन कौन फिक्स करता है? और सब्सिक्वेंट ऑडिटर की। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ने कॉन्सेप्ट समझ आएगा, दिखेगा भी, बुक में नहीं दे रखा पर आपको दिखेगा प्रैक्टिकली क्या होता होगा। वैसे तो बताओ बेटा, नॉर्मल कंपनीज की ही हम बात करेंगे, जब तक मैं गवर्नमेंट कंपनी का नाम नहीं लूंगा तब तक आप गवर्नमेंट कंपनी के बारे में सोचना नहीं, आपको हमेशा अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में ही ये चैप्टर में सोचना है। तो अगर कोई नॉर्मल कंपनी है, अगर कोई क्या है नॉर्मल कंपनी, तो बताओ उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के विद इन कितने डेज में? 30 डेज में फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? तो फिर बीओडी अपॉइंट करते हैं, तो बीओडी तो रेम्युनरेशन क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। लेकिन सर अगर सोचा जाए बीओडी फेल्स टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, देन अपॉइंट कौन करेंगे? तो क्या फिर मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रेम्युनरेशन के पूछने जाएंगे या वो ही फिक्स कर देते होंगे? हाँ, लेकिन लॉ में ये बात लिखी नहीं हुई। उन्होंने तो कह दिया फर्स्ट ऑडिटर की रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा? बीओडी।
और बाद वालों की, क्योंकि देखो बाद वालों की फर्स्ट ऑडिटर कब रिटायर होगा, इन द कंक्लूजन ऑफ, और फर्स्ट एजीएम में याद होगा आपको ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस होगा, 4th नंबर का क्या, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर, उसके लिए ही तो मालिक आए हैं। तो यानी बाद वाले ऑडिटर तो मालिक ही अपॉइंट कर रहे हैं, तो मालिक ही तो उनकी रेम्युनरेशन क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। क्या आपको फर्स्ट पॉइंट स्प्राइट है? तो ऑडिटर की रेम्युनरेशन फर्स्ट ऑडिटर की कौन फिक्स करेगा, जल्दी बताओ कौन कौन? और प्रैक्टिकली सोचे तो अगर मेंबर अपॉइंट कर रहे हैं तो देन, और अगर दूसरी वाली गली में सब्सिक्वेंट ऑडिटर को। अच्छा अब ना आप एक और झूला लटकाएंगे यहां पर, पहले लिखेंगे ऑडिटर रेम्युनरेशन, फिर 2 झूले लटका देंगे, एक तरफ लिखेंगे इंक्लूड और एक तरफ लिख देंगे एक्सक्लूड। एक तरफ आप लिख देंगे इंक्लूड और एक तरफ आप लिख देंगे एक्सक्लूड। एक तरफ आप लिख देंगे इंक्लूड और एक तरफ आप लिख देंगे एक्सक्लूड। चलो पहले एक्सक्लूड वाला आपको मार्क कराता हूं, आप एक्सक्लूड के नीचे लिखना, एक्सक्लूड के नीचे लिखना ये रेम्युनरेशन पेड टू हिम फॉर एनी अदर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम एट द रिक्वेस्ट ऑफ कंपनी। एक्सक्लूड में ये लिखो, एक्सक्लूड में बोल रहा हूं, एक्सक्लूड में मतलब बताओ अगर आपको ऑडिट के अलावा नॉन ऑडिट काम के लिए कोई पैसे मिल रहे हैं तो वो ऑडिटर की रेम्युनरेशन का पार्ट होने चाहिए या नहीं? नहीं होने चाहिए। वही तो बता रहा हूं, वही तो आपको बता रहा हूं, फिर वो ऑडिटर की रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं होने चाहिए। अच्छा ऑडिटर की रेम्युनरेशन में और क्या आ जाना चाहिए? ऑडिटर की रेम्युनरेशन में इंक्लूड में क्या क्या आ जाना चाहिए? पहला अगर ऑडिटर कोई खर्चा करता है और ऑडिटर को मिल जाता है क्लाइंट से, कंपनी से मिल जाता है वो खर्चा, तो बताओ बेटा कंपनी की जेब में 10 लाख की रेम्युनरेशन वो तो उसको दे ही रही है, प्लस 1 लाख उसने खर्चा था, कंपनी ने उसको पे कर दिया, तो बताओ कंपनी की जेब से 10 लाख गए या 11 लाख गए? तो यही तो है। इंक्लूड में क्या आएगा? द एक्सपेंसेस इफ एनी इनकर्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट, वो सारे खर्चे जो कंपनी ने the expenses if any incurred by the auditor, the expenses if any incurred by the auditor in connection with the audit of company and reimbursed बताओ इसको रीइंबर्स हो गए, तो यानी कंपनी की जेब पे 10 लाख का बर्डन पड़ा है या 11 लाख का? और कई बार आपने देखा होगा सीए कहते हैं हमें तो क्लाइंट कंपनी की मतलब कैब फैसिलिटी भी मिली हुई है, वो आते हैं हमें लेकर जाते हैं जहां भी हमें जाना होता है, ऑफिस उनके ऑफिस की तरफ से ही कैब आए, तो बताओ बेटा उस पर खर्चा नहीं हो रहा होगा? तो वो भी ऑडिटर की रेम्युनरेशन का क्या होगा? पार्ट। तो सेकंड पॉइंट इसमें लिखना एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम, एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम, any facility extended to him, ठीक से? चलो जमाक में आज की क्लास हो गई है, ठीक है? आपके कोऑपरेशन के लिए थैंक यू है, ओके जी।